बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि इस्लामाबाद में बड़ी पुरअसरार किस्म की मुलाकातें शुरू हो गई हैं। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कुर्बानी प्रोजेक्ट भी चल रहा है जनाब, और पानी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, और आपका ताउन भी भरपूर चल रहा है, और आखिर पे रश हो गया जनाब कुर्बानी का। बस जल्दी जल्दी जिसने भी है अपना भेजें ताकि हम कुर्बानी का आखिरी दिन तक भी ख़रीदारी करेंगे, कुर्बानी के रोज़ भी ख़रीदारी करेंगे, कुर्बानी से अगले रोज़ भी ख़रीदारी करेंगे। तो जिस तरह से मैं बहुत पहले कहता रहा, लेकिन चलें तो पानी प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। सिर्फ ईद के 3 दिन रोकेंगे, पानी प्रोजेक्ट और लगे रहेंगे, लेकिन बुकिंग जारी है उसकी, और बहुत सी रजिस्ट्रेशन भी आ रही है लोगों का। आप देख रहे हैं जिस तरीके से वो जोहड़ों का पानी पी रहे हैं, आपको झोलियाँ उठा उठा के दुआएं कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जनाब हज की भी और ईद उल अज़हा की भी। अभी सुन रहा था मैं खुतबा हज, तो बहुत खूबसूरत डॉक्टर माहिर बिन हमद ने बहुत खूबसूरत खुतबा हज दिया, बहुत ही कुरान और हदीस के अहकामात। लेकिन मैं देखता रहा, खैर आपने देखा होगा, और ख़ुसूसन जो लोग वहाँ से हज कर रहे हैं इस दफ़ा, जो पाकिस्तानी, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको ख़ुसूसी मुबारक हो। कुछ वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हज पे गए, तो उन्होंने बाकायदा हमसे पूछा भी सही कि जनाब ये कुर्बानी का हम ज़फ़र नकवी प्लेटफार्म से कर रहे हैं, और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफार्म से, तो हमें बता दें किस दिन आप करेंगे कुर्बानी, ताकि उसी तरीके से हम वो नाखून और बाल और वो तराशेंगे। तो मैंने उनको बताया जनाब इस दिन हम इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी करेंगे। तो इस तरीके से जो है ना वो उनको ख़ुसूसी मुबारक हो। लेकिन एक बात है, मैं देखता रहा, मुझे अफसोस भी हुआ कि पूरे खुतबा हज में कहीं पर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का ज़िक्र नहीं आया। ये हालात हैं हमारे मुसलमानों के, माशाअल्लाह, ठीक है। 52-53 ममालिक हैं, और फिर हालात ये हैं। क्या होता है फ़लसफ़ा हज क्या होता है? बड़े पढ़े लिखे लोग हमें सुनते हैं, और यही होता है ना कि आप दुनिया के मुसलमान जो मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो आएँ, एक दूसरे का दर्द दुख का पता चले, कौन किस दुख में है, किस दर्द में है, किस पे किसी के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही, कहीं कोई जुल्म तो नहीं हो रहा। वो जो जसद वाहिद का कॉन्सेप्ट है, किधर गया वो कॉन्सेप्ट? छोड़ें, चलें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी आपके साथ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें डिस्कस करनी है। पेट्रोल सस्ता हो गया है, फिर पूरे तकरीबन कोई 10.25 साढ़े 10 रुपये सस्ता हो गया है। हाँ जी, डीज़ल भी सस्ता हुआ है, वो तो कोई 3-4 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन पेट्रोल काफ़ी नीचे आ गया है। लेकिन एक बात है, उस दिन मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैंने टैग करके भी रिक्वेस्ट की थी, जो पिछली दफ़ा सस्ता किया। अब ये 1 महीने 1.5 महीने में 3 दफ़ा सस्ता हुआ, और अच्छा खासा सस्ता हुआ है। मतलब ये 10 रुपये, ये तकरीबन को 258-59 पे आ गया है। तो ये किराए भी उसी तरीके से। बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि नकवी साहब आप इनको बताएं। सर मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैंने टैग करके वो किया। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी कहा था कि इसका ग्रास रूट लेवल तक वो इम्पेक्ट तो जाए ना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चंद माह में बहुत सारी चीज़ों को सस्ता किया, पेट्रोल 3-4 मरतबा सस्ता होकर नीचे आया, लेकिन ये इस सस्ताई का फ़ायदा गरीब तक तो पहुँचे, ग्रास रूट लेवल तक तो पहुँचे। अब गरीब जा रहे हैं घरों को जनाब ईद के लिए, और वो बार बार चीख रहे हैं जी किराए तो सस्ते नहीं हुए, किराए तो ट्रांसपोर्टर्स ने। तो उठाएं सोटी, डंडा उठाएं और फिर इनको मारें, और इस तरीके से। और वो काले भोंड जो आगे आए, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनको भी कहें। और ये कौन सी बात, वो तंदूर की रोटी सस्ती करते हैं तो काले भोंड बीच में आ जाते हैं। और इधर से जो है ना, मतलब किरायों में भी अगर इस तरह से मामला हो तो इनको उठाएं डंडा किरायों वालों को, और इनको ट्रांसपोर्टर्स को कहें कि जब पेट्रोल नीचे आ रहा है तो गरीब को फ़ायदा होना चाहिए किराए का भी। इस्लामाबाद में बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, और मुलाकातें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो रही हैं भाई। इन मुलाकातों से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। कल भी मैंने बात की थी, लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ़ जस्टिस साहब
जो बड़े बासूल और बड़े उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की और ने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट तो पता नहीं हमें कच्चा खाने पे तो ली और हमारे मुदाखलत कर रही है और हमें ये, हालांकि आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल किया गया कि जी इस तरह से, तो उन्होंने कहा मुझ पे तो कोई प्रेशर नहीं है, ना ही किसी ने मेरे से कभी कोई रब्ता किया है। तो वो उनके पास भी बड़े बड़े केसेस आए होंगे ना। तो बड़ी अजीब सी इस्टेब्लिशमेंट है कि जो शहजाद मलिक साहब से तो रब्ते कर रही है लेकिन वो अकील अब्बासी साहब से रब्ते नहीं कर रही, और वो भी अकील अब्बासी साहब भी अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो माशाअल्लाह अब बात ये है कि उनकी बेटी, जो शहजाद मलिक साहब की बेटी शानज़े, वो जो गाड़ी चला रही थी प्राडो, और अब तो उनका नंबर भी सारा, वो उसके तफ्तीशी कहता है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट गया, मुझे वहाँ 12 घंटे हब्से बेजा में रखा गया, फिर वो रजिस्ट्रार के पत्नी असिस्टेंट रजिस्ट्रार या जो भी आया डिप्टी रजिस्ट्रार, उसने मुझे बेइज्जत किया और मेरे वो कागज़ छीन लिए और उन्होंने फ़ोटोकॉपी करवाई और ने कहा क्या तुम आ जाते हो इधर हाई कोर्ट में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अभी हम बुलाते हैं एसपी को, फ़लाँ को, तुम्हें गिरफ़्तार करवाते हैं। और भाई वो अगर उनकी बेटी थी और साथ 2 और जजेस की भी बेटियां थी, खैर वो तो पैसेंजर ही होंगी ना एक तरह से ना, साथ बैठी, लेकिन अगर शानज़े बीबी चला रही थी गाड़ी और 2 बंदों को कुचल के मार दिया बेचारों को और 2 जवान लड़कों को मार दिया, कत्ल कर दिया, तो फिर आए कानून के हवाले अपने आप को करें, गाड़ी को हवाले करें, मुकदमा भुगतें। ये क्या बात हुई कि आप खड़े होके तो बड़े खड़ाक मारें और अपनी बेटी 2 को कुचल के चली जाए तो आप उल्टा पुलिस वालों में पड़ जाएं कि मैं तुम्हें फ़लाँ को इसके हवाले करूँगा और उनको उनके हवाले करूँगा। तो सर जो असूल होता है ना, वो अपने जिस्म पे भी उसी तरह से अप्लाई किया जाता है जिस तरह से दूसरों पे आप मोस्ट डेमोक्रेटिक और बड़े बासूल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के हामिल, बल्कि अलंबरदार और आइन और कानून और इंसाफ और आदल और ये सारी सिफ़ात की बड़ा प्रचार करते हैं, तो फिर अपनी बेटी को भी हवाले करें कानून के। अगर उन पे इल्ज़ाम है कि जी इसने लथाड़ दिया, या फिर आप कहें कि जी फ़लाँ ड्राइवर चला रहा था, उस ड्राइवर को हवाले करें। गाड़ी तो पता चल गई ना कि ये सरकारी गाड़ी थी और लाहौर हाई कोर्ट को दी हुई थी सरकार ने, हुकूमत पंजाब ने, और वो गाड़ी चला रही थी आपकी बेटी के साथ 2 और भी लड़कियां थीं जो कि दूसरे जजेस की बेटियां थीं। उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे कासिम खान साहब गालिबन, उनकी बेटी थी, एक आपकी बेटी चला रही थी, एक दूसरे जज साहब उनकी बेटी थी। तो भाई हवाले करो ना, ये कौन सी बात। इस्लामाबाद में कुछ मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें बड़ी अहम हो रही हैं और मौलाना फजल रहमान साहब मरकज़ निगाह हैं, पिवटल पॉइंट हैं। वैसे एक दाद देनी पड़ेगी, मैंने आपको पहले भी कहा कि दाद देनी पड़ेगी, और लोग भी कहते हैं, यानी मौलाना साहब को साइड लाइन किया गया इस इलेक्शन में साइड लाइन क्या किया गया, उनको कंपेन भी नहीं चलाने दी गई। वो कहते हैं जनाब हम कंपेन चलाते तो तब भी हमें कहते हैं कि नहीं निकलना नहीं है तो मैं फ़लाँ बंदा मार देगा, दहशतगर्द बस आपका निशाना लेके खड़े हैं, ठीक है ना। उनको वो कंपेन ही नहीं करने दी। वो कहते बाकी हमारे सारे मद्दे मुखालिफ कंपेन कर रहे थे और हमें नहीं करने दी गई, मौलाना साहब ने मुझे ख़ुद बताया। अच्छा, अब उसके बाद जनाब ये हुआ उनको कंपेन नहीं करने दिया। ज़ाहिर है जब आप प्री इलेक्शन भी इस तरह की धांधली करें, ये ऐसे ही बात है कि 2 पहलवान लड़ रहे हो अखाड़े में, आप एक पहलवान का एक बाजू बांध दें रस्सी से, तो फिर उसने क्या लड़ना है। ये वही बात है ना कि आप प्री इलेक्शन कंपेन होती क्या है, जलसा होता है, कार्नर मीटिंग्स होती हैं, जाते हैं आते हैं, आप उनको निकलने ही नहीं दें और उनको कहें कि आपने कंपेन ही नहीं करनी, ठीक है ना। और आपका मद्दे मुकाबिल कंपेन करता रहे, बल्कि वो बैठा रहे कैंट में और वहाँ से उसको छोड़ा जाए, उसकी हिफाजत भी की जाए और फिर वो कंपेन भी करे और फिर वो सारा, तो फिर आप बताएं ना, ये वाली बात है। तो उनको कंपेन नहीं की गई और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट का हशर हुआ वो सबके सामने है। तो अब वो मौलाना साहब जिनको बिल्कुल ही इन्होंने कहा कि जनाब इसको तो हमने साइड लाइन पे कर दिया, और ये वो मौलाना साहब मरकज़ निगाह बन गए हैं। उस मौलाना साहब के पास वो अपनी जगह पे बैठे हैं जनाब, कभी वो PTI वाले जाते हैं, कभी वज़ीर आज़म साहब जाते हैं, कभी मोहसिन नकवी साहब जाते हैं, साथ अपने ताल्लुकात भी और रिलेशन भी जतलाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब इनसे तो हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ था।
वज़ीर आज़म साहब भी बड़े खुशी खुशी जाते हैं और मीटिंग करते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब जाते हैं, फिर मोहसिन नकवी साहब उसके बाद मुलाकात करते हैं आसिफ अली ज़रदारी साहब से। ये बड़ी अहम बातें हैं, ठीक है ना। एक PTI का वफ़द इसहाक डार साहब से मुलाकात करता है, PTI का, ठीक है ना, जिसमें वही उमर अयूब साहब और वही जो है ना बैरिस्टर गौहर साहब और एक दो और जो लोग थे PTI का वफ़द, वो इसहाक डार साहब से कहते हैं हम वो कमेटियों को डिस्कस करने गए थे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कमेटियों को तो डिस्कस किया लेकिन उसके बाद कुछ और भी डिस्कशंस हुई हैं। अच्छा, वैसे बड़ी मज़े की बात है, उसके बाद एक और भी मुलाकात हुई, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि मौलाना साहब इस वक्त कोई सबसे ज़्यादा अगर समझते हैं ना मौलाना साहब कि जी इस बंदे ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, तो वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। अब मोहसिन नकवी साहब आते हैं और फिर मौलाना साहब से मुलाकात करते हैं और फिर उसके बाद मौलाना साहब से उठ के फिर वो उसी दिन या दूसरे दिन आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास जाते हैं। वो हो सकता है उनका कोई पैगाम ले आए हों या यहाँ से कोई पैगाम लेके गए हो, या फिर यहाँ से जो मुलाकात की तो इसको वहाँ ब्रीफ करने गए हो, वहाँ पर कुछ भी हो, ठीक हो गया ना। मोहसिन नकवी साहब किन के करीब हैं वो भी सबको पता है। शहबाज शरीफ साहब आए, वो भी आए, और ऐसे मौके पे कि जब बजट यानी पेश हुआ और बजट से अगले ही दिन बड़ा क्रिटिकल टाइम है, इस टाइम पे अब लोग कुछ कह रहे हैं कि यार चूँकि मौलाना साहब के साथ PTI करीब हो रही थी, उनका कोई मुआहदा होने को था, उनके कोई ऐसा लाहे अमल जो मुश्तरका लाहे अमल को टफ़ टाइम देने लगे थे वगैरह वगैरह, तो उसका इस सारी चीज़ों का मकसद है सड़क को ठंडा रखना। आप समझ आ गई आपको, ठीक है ना, कि चूँकि मौलाना साहब, और ये पता है हर किसी को कि PTI भी, उनको भी पता है कि उनके एहतजाज में कोई जान नहीं है। अगर जान किसी के एहतजाज में है या किसी के एहतजाज से किसी की जान जाती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसी की अगर जान निकलती है तो फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना साहब हैं, कि उनको पता है कि प्रैक्टिकल एहतजाज यही करते हैं, उनको पता है कि मुनज़्ज़म एहतजाज यही मौलाना साहब कर सकते हैं, उनको पता है कि दो डंडे खा के बाकी तो भाग जाते हैं, लेकिन इनको डंडा मारने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एहतजाज जब भी मौलाना साहब का हुआ तो मौलाना साहब खुद हरावल दस्ते के तौर पे आगे चलते हैं। ये बड़ी बात है। ये बात नहीं है कि इमरान खान साहब की तरह भाग के चला गया जी वो तो मैं 6 दिन बाद आऊँगा और पता नहीं फिर 6 साल गुजर जाए फिर भी ना आए, तो वो ऐसी बात नहीं है। और उनके लोग बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं मौलाना साहब के। वो कहते हैं एहतजाज के दौरान उधर ही मैदान में मर जाओ, हिलोगे नहीं। अब ये अगर सूरत हाल हो तो फिर ज़ाहिर है ऐसे एहतजाज से तो बहुत सौ की जान निकलती है ना, तो वो ये भी बात हो सकती है। लेकिन अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी बड़ी गड़बड़। अब कुछ लोग कहते हैं नूरा कुश्ती चल रही है, और बहुत सारे परसेप्शंस हैं ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब देखें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब आप देखें ना नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोई गड़बड़ लड़ाई को बयानात को इस तरह से कोई थोड़ी सी गर्मी सर्दी हो रही है, तो फिर ये ख्याल फिर वो इमरान खान की तरफ तो ख्याल कम ही जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि असल मामला ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों, वो कहती है कि जनाब बजट पे हमसे वो नहीं लिया गया, हमारा फ़ीडबैक, हमसे और मुख्तलिफ़ मामलात पर फ़ीडबैक नहीं लिया गया, हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया, ये वो तो वो सारी चीज़ें। तो बजट में भी वो 2-3 बंदे आए, खुर्शीद शाह साहब आए और बाकी बजट इजलास में वो आए ही नहीं है। कुछ लोग ये भी यहाँ तक भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बजट इजलास को पास करने में, बजट को पास करने में तावन नहीं करेगी। खैर ये तो अभी से लिख लो, बड़ा तावन करेगी। वो तावन जिनके कहने पे उन्होंने करना और जिनके कहने पे वो आए हैं इनके साथ, वो आपको पता है उन्हीं के कहने पे उन्होंने तावन करना है। वो फ़िक्र वाली बात नहीं है, बजट आराम से पास हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मसला ये है तो कहते हैं पंजाब में उनको स्पेस नहीं मिल रही, और वो स्पेस मरियम नवाज़ साहबा खा गई हैं, उनकी स्पेस, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी की। और पंजाब में उनकी स्पेस नहीं मिल रही, और जो पीपल्स पार्टी है वो चाह रही है कि यार मैं तो उधर पंजाब में ना कोई कदम जमाती, को पीपल्स पार्टी चाह रही है कि हमारे लोग हसन मुर्तज़ा साहब बाकी लोग जो हैं कहते हैं हमारे ज़िले में हमारी मर्ज़ी के मुताबिक अफसरान हों, हम ज़रा काम शाम करवाएँ, अगले इलेक्शन में लड़ें तो फिर वो हमारी सीटें और भी बढ़ जाएँ, ये वो। मरियम नवाज़ साहब वो नहीं कर रही। अच्छा, फिर ये नहीं है कि सिर्फ वो पीपल्स पार्टी के लिए नहीं कर रही, वो अपने नून लीग वाले भी उनसे बड़े तंग हैं कि वो कहते नहीं जी मैं किसी के कहने पर पुलिस की पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करूँगी। और ये मैं समझता हूँ इससे बढ़ के अच्छी बात नहीं हो सकती।
आप लाख तनकीद कर लें, हम खुद भी करते रहते हैं कई दफ़ा, लेकिन मरियम नवाज़ जिस जाँ फशानी के साथ काम कर रही हैं, अभी साहिवाल में जो ये बच्चा वार्ड में जो वहाँ पर आतिश ज़दगी हुई और कोई 12-13 बच्चे बेचारे जल के मर गए। साहिवाल में उन्होंने विज़िट किया, 2-2.5 घंटे की मीटिंग की, उधर ही उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल आप भी गिरफ़्तार, MS को भी गिरफ़्तार करो, डिप्टी MS को भी गिरफ़्तार करो, एक दो और थे, 4-5 बंदों को उधर ही उन्होंने गिरफ़्तार करके डॉक्टर एहतजाज करते रहे। ये होना चाहिए फ़ैसला। इसी तरह से मुंतज़िम को डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 12-13 बच्चे जल के मर गए हैं, ये कोई जुल्म है? ये क्या है? ये कोई बनाना स्टेट है? इसी तरीके से उनसे पूछगछ होनी चाहिए और मैं समझता हूँ जो कसूरवार हो तो कानून और आइन के मुताबिक उनको लटका देना चाहिए ऐसे लोगों को। ये इससे बड़ी गफलत और इससे बड़ा जुर्म हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मरियम नवाज साहब ने बिल्कुल ज़बरदस्त फ़ैसला किया है और भी उनके फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त हैं, अभी वो कर रही हैं। एक मुलाकात बड़ी अजीब हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। PTI, मैं आता हूँ इसहाक डार साहब वाली मुलाकात में, ठीक हो गया ना। PTI पार्लियामेंटेरियन, इसकी मुलाकात हुई है महमूद खान के, वो जो महमूद खान वज़ीर आला थे, खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर आला। ये भी बड़ा मामला है ना। वहाँ पर अली अमीन के ख़िलाफ़ एक ग्रुप है जो कि बड़ा पनप रहा है और वो ग्रुप महमूद खान और बाकी लोग जो वो सारे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की उनसे मुलाकात हुई। इस मौके पे उनसे मुलाकात होना ये भी बड़ी अहम बात है, क्योंकि आए रोज़ फैसल करीम कुंडी हमारे दोस्त गवर्नर और जनाब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उनमें नोक झोंक रहती है और बड़ी गड़बड़ हुई है उनमें। अब उनका ग्रुप इनसे मुलाकात कर रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी से, और बड़ी अहम मुलाकात। इसी तरीके से इसहाक डार के साथ अनहोनी मुलाकातें हैं ना, पुरअसरार मुलाकातें हैं। अब आप सोच सकते हैं इसहाक डार साहब के साथ PTI के वफद की मुलाकात, और PTI का वफद, और फिर वो वफद किसके? इसहाक डार साहब, जरा थोड़े से आपने पॉइंट्स और डाट्स मिलाने हैं। इसहाक डार साहब किन के करीब हैं? नवाज शरीफ साहब के करीब हैं, और नवाज शरीफ साहब के जो करीब बंदा है, नवाज शरीफ साहब का जो मोतमिद ख़ास है, जो वज़ीर ख़ारजा भी है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो जनाब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह उनसे मुलाकात कर रहा है PTI से। और अभी जो मुज़ाकरात, गो कि खान साहब पुठी सीधी मारते रहते हैं, वो आज भी कल भी उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं तो जब इनके पास अख्तियार ही नहीं है तो मैं फिर से वो कहते हैं जी हाफ़िज़ साहब मुझसे मुज़ाकरात करें। हाफ़िज़ साहब ने कहा है जी कतई मुज़ाकरात इससे नहीं होंगे, किसी से भी नहीं होंगे। मुज़ाकरात करना सियासतदानों का काम है, आप उनसे करें। अब महमूद खान अचकज़ाई को उन्होंने इख्तियार दिया है PTI ने। महमूद खान अचकज़ाई साहब मौलाना फजल रहमान साहब मुज़ाकरात करेंगे, जरदारी साहब से भी और नवाज शरीफ साहब से भी। और महमूद खान अचकज़ाई के इन तीनों के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से भी, नवाज शरीफ साहब से भी और मौलाना फजल रहमान साहब से भी। ये सारों, ये ट्राइका आप कह लें या कुछ भी आप कह लें, ये जो सारा एक सिलसिला बन रहा है ना, ये मजाक, ये बड़ी जब पीपल्स पार्टी और नून का अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर क्या होगा, क्या सूरत हाल क्या होगी। अब खान साहब को ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे लिए अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो इन्हीं के साथ मुज़ाकरात करके निकल सकता है, सियासतदानों के साथ। वो कह रहे हैं जी वड्डे साहब अगर फ़ैसले करेंगे तो मैं मुज़ाकरात भी वड्डे साहब के साथ करूँगा। वड्डा साहब आपसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, ठीक है ना, भले कुछ भी हो, और आपको इन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। और ख़ुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात करेंगे, गैर मशरूत तरीके से करेंगे। मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे दूँ, मैं अपना एक असेसमेंट दूँ, चलो प्रेडिक्शन को छोड़ दें, ठीक है ना, प्रेडिक्शन में शेख रशीद वाली नहीं देता, प्रेडिक्शन को छोड़ दें, अपनी असेसमेंट दूँ, ये मुज़ाकरात बुरी तरह फेल होंगे। क्योंकि खान साहब की आदत है कि वो कहे मुज़ाकरात करें, सब्र उनमें है कोई नहीं, मुज़ाकरात के दरमियान ही वो खच मारता है। और मुज़ाकरात अगर हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने इस तरह से गए, उन्होंने अचकज़ाई साहब को भी बेइज्जत करके भगा देना है। वो कह रहे हैं इनको किसने कहा है मुज़ाकरात करने का, भगाओ इनको। भाई
उनकी तीनत और फितरत और उनके जो मिजाज से और एटीट्यूड से जो लोग वाकिफ़ हैं वो मेरी इस बात की गवाही देंगे। असद उमर से लेकर आप अकबर एस बाबर से लेकर आप जनाब चले जाएं जस्टिस वजीउद्दीन तक, आप चले जाएं जनाब जावेद हाशमी तक, आप चले जाएं, कोई एक बंदा जिसको उन्हें बेइज्जत करके ना भगाया। मैं और बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। ये मैंने वो नाम लिए जो इनके मोहसिन थे, ये वो नाम लिए जिनके कसीदे पढ़ते थे, ये वो नाम लिए जो उससे बड़ा बानी रुकन हो सकता है। अकबर एस बाबर, उन्होंने मुझे ख़ुद बताया भाई एक मेरी मोटर होती थी गाड़ी बड़ी पुरानी सी, उस पे ही हम सारा घूमते थे और मेरा सारा दिन यही इसी में गुजर जाता था, सुबह से लेकर शाम तक के खान साहब को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाना उसी गाड़ी में। खान साहब वैसे ही अपने जूतियों को चूना लगाते रहते हैं। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया हुआ और उनके पास अपनी गाड़ी कोई नहीं थी, वो अकबर एस बाबर की गाड़ी इस्तेमाल करते रहे और ख़ान साहब ने वैसे ही चूना लगाना है। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया है, ठीक हो गया ना, वो तो मुझे सब कुछ दे बैठा था, ये उनके अल्फाज हैं कोट अनकोट, ठीक हो गया ना। मैं तो आपकी जंग लड़ रहा हूँ और उधर से वो ऐन उसी वक्त नवाज शरीफ साहब को ख़त लिख रहे होते हैं अल्लाह के नाम पे मुझे एक प्लाट दे दें, और फिर साथ दूसरा ख़त लिखते हैं कि मुझे एक दूसरा प्लाट भी दें क्योंकि मैं, और झूठ भी साथ बोलते हैं मेरे पास घर है ही कोई नहीं, हालांकि ज़मान पार्क वाला घर उनका था। अब बाद में उनसे पूछा गया कि आपका ज़मान पार्क वाला घर, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो मेरे वालिद का था। अब आप चालाकियाँ देखें ज़रा, चालाकियाँ। उनसे जब ये पूछते हैं कि ये कल तक जब नवाज शरीफ शेख मुजीबुर रहमान की बात करते थे तो आप उनको कहते ये तो गद्दार है, ये तो इंडियन एजेंट है। आज आपने ख़ुद शेख मुजीबुर रहमान की बात कर दी। उन्होंने कहा जी कल तक मैं, उस वक़्त तक मैंने जस्टिस हमीदुर रहमान यानी हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। अब ये तो देखें किस तरीके से मोम वाली नाक को इधर से उधर रख देते हैं, और उनको पता है वो यूथी है, चूँकि अपर चैम्बर फारिग है, मैं जो कहता हूँ वो उसी पे बिलीव करेंगे। तो खान साहब ने मुकर जाना है 2, 4, 5 रोज़ बाद, ये भी मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। वो जैसे ही शुरू होंगे उनको पता चलेगा वो मुकर ही जाएंगे इन मुज़ाकरात से। आप देखिए कि होता क्या है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि मौलाना फजल रहमान साहब पिवटल पॉइंट हैं, वो अपनी जगह पे अपने घर में बैठे हैं, हर बंदा उन्हीं के साथ आ रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो बड़े ज़ीरक और बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।